morning, students. From today, we are going to start our chapter 6, that is combustion and flame. Okay, in this chapter, we are going to study about combustion and flame. Now, what do we mean by combustion? कंबशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंबशन. ओके. एंड फ्लेम्स, ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम्स निकलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कैंडल बर्न की तो जब वो कैंडल जलती है तो उसमें से जो ब्लू और ग्रीनिश पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं फ्लेम, राइट. तो हम इस चैप्टर में कंबशन और फ्लेम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, राइट. हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फ्यूल यूज़ करते हैं अलग अलग कामों के लिए, राइट. मतलब अगर हमको हमारी गाड़ी से कहीं जाना है तो हम पेट्रोल यूज़ करेंगे, खाना बनाना है तो एलपीजी हम यूज़ करेंगे. इसी तरह से हम अलग अलग तरह के फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीज़ल, हम बहुत सारे फ्यूल्स का यूज़ करते हैं हमारे घरों में फॉर डिफरेंट पर्पसेस. इन इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं. एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, अगर हमको गाड़ी से कहीं जाना है तो उसके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप कुछ ऐसे फ्यूल्स का नाम बता सकते हो जो आपके घरों में यूज़ होते हैं? तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट एलपीजी हमारे घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ होती है, राइट. पेट्रोल, डीज़ल, इन सब का हम यूज़ करते हैं. सीएनजी का हम यूज़ करते हैं. कोल का भी हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, राइट. तो ये सारे क्या हैं? फ्यूल्स हैं, राइट. Name a few fuels used in the trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuel like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, that is CNG. हम इन सभी फ्यूल्स के साथ फैमिलियर हैं और हम इन सभी फ्यूल के यूजेस को जानते हैं, राइट. काउडंग मीन्स जो गाय का गोबर होता है वो, उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा. वुड को भी हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. पहले वुड जलाकर ही खाना बनाया जाता था उस पर. कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, इन सब के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट. नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड पैराग्राफ. व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर? यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. हमने देखा है कैंडल को बर्न करते हुए, राइट. What is the difference between the burning of a candle and burning of a fuel like coal? एक कैंडल के बर्न होने में और एक कोल के बर्न होने में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं. ओके, मतलब हमने एक कैंडल जलाई और साथ में एक कोयला जलाया, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो हमको समझना है. मे बी यू आर एबल टू गेस राइट. शायद आपने सही गेस किया है. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस? कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें से एक फ्लेम निकलती है, राइट. लेकिन जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल को बर्न करने में ऐसी कोई फ्लेम नहीं निकलती है. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम. और ऐसे ही दूसरे कितने सारे मटेरियल्स हैं जो कि फ्लेम के बिना जलते हैं, राइट. So let us study the chemical processes of burning and types of flame produced during this process. तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि जब बर्निंग होती है तो उस टाइम में क्या रिएक्शंस होती हैं, कौन से केमिकल्स बनते हैं, कौन से केमिकल्स इवॉल्व होते हैं, और जो फ्लेम्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या नेचर होता है उनका. तो हम इस चैप्टर में कंबशन को और फ्लेम को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंबशन. कंबशन का मतलब क्या होता है? तो कंबशन मतलब नथिंग बट, मैंने आपको बताया, जलना. जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं?
combustion. Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in the class 7th. क्लास 7th में आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी जिसमें हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, राइट? उस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया? वी लर्नड दैट, हमने क्या सीखा? मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम बर्न होके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, राइट? वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल ऑल्सो. हम चारकोल के पीस से भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. होल्ड अ पीस ऑफ पेयर ऑफ टॉग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ द कैंडल. अगर हम टोंग्स का एक पेयर लें और उसको कैंडल की फ्लेम के, या बुनसन बर्नर एक तरह का बर्नर होता है जो आपकी केमिस्ट्री लैब में है, राइट? एक तरह का बर्नर ही होता है बेसिकली. तो जब हम टोंग्स के पेयर को कैंडल, चलती हुई कैंडल या बुनसन बर्नर के पास में लेकर आते हैं, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखते हैं. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. जो चारकोल है वो एयर में बर्न होने लग जाता है. वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. और हम ये जानते हैं कि जैसे चारकोल एयर में बर्न हो रहा है वैसे ही कोल भी बर्न होता है. और जब कोल बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, राइट? आपको पता ही है, आप सभी ने कोयले को जलते हुए देखा होगा. जब कोयला जलता है तो उसमें से हीट निकलती है, ऑब्वियसली लाइट भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होती है, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस फोटो यू कैन सी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट? इन योर बुक्स यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. नाउ students, you have to read along with me. A chemical process in which the substance react with oxygen to give off heat is called combustion. जब भी कोई सब्सटेंस केमिकल की प्रेजेंस में जलता है, राइट? या हम कहें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट को इवॉल्व करने के लिए, हीट रिलीज करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन. अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जलता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंबशन. ओके, नाउ सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. ऐसा सब्सटेंस जो कि जल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोयला जलाया तो जो सब्सटेंस जल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल. जैसे कोयले को हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. और इसको हम फ्यूल भी बोल सकते हैं, राइट? द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. आपको पता है कि जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, राइट? नेचुरल गैस भी हम यूज़ कर सकते हैं. सॉलिड मतलब वुड को हम यूज़ कर सकते हैं, कोल को यूज़ कर सकते हैं. लिक्विड मतलब पेट्रोल, डीजल, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल. सम टाइम लाइट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन. और कभी कभी हीट के साथ साथ लाइट भी निकलती है कंबशन प्रोसेस में, राइट? मतलब जब ये कंबशन की प्रोसेस होती है तो कभी कभी हीट के साथ साथ लाइट भी निकलती है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. कभी कभी फ्लेम की तरह, फ्लेम मतलब लॉ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उस लॉ की तरह, या फिर कभी कभी एक ग्लो आता है. ग्लो मतलब एकदम से चमक आती है जब कोई ऑब्जेक्ट जलता है. तो इस तरीके से कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जलना या रिएक्ट करना, उसको हम बोलते हैं कंबशन. कंबशन में कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स में फ्लेम होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स में फ्लेम नहीं होती है, ग्लो होता है.
और जब कंबशन प्रोसेस होती है तो उसमें हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें रिलीज होती हैं, राइट। हमने अभी तक ये सब समझा। इसके आगे, इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबोव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अभी हमने मैग्नीशियम और चारकोल के बारे में पढ़ा कि हम उनको कैसे जलाते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम और चारकोल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया था जिस ऑब्जेक्ट को आप जला रहे हो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, राइट। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्टिविटी, यू हैव टू रीड इट बाय योर ओन, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी खुद ही पढ़नी है। वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल। क्या आप कुछ और सब्सटेंसेस का नाम बता सकते हो जो कि कंबस्टिबल हों, राइट। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इजीली जल जाएं, जो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लें और हीट को प्रोड्यूस करें, राइट। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं कंबशन होने के लिए। मतलब अगर हम चाहें कि कभी भी कंबशन हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंबशन होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, एंड व्हाट आर दोज कंडीशंस दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके स्टूडेंट्स, हियर देयर इज अ एक्टिविटी गिवन टू यू। इन दिस एक्टिविटी एज यू कैन सी, एक कैंडल है वो बर्न कर रही है, राइट। और जैसे ही और ये जो ग्लास है वो ऊपर से ओपन है, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन अभी इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन जा पा रही है। जैसे ही आपने इस ग्लास के ऊपर इस ग्लास को कवर कर दिया तो क्या होगा, ये जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। इसका मतलब जब इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो ये जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी। इसका मतलब हमेशा कंबशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, राइट। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। दैट्स वाई ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स इन द कंबशन प्रोसेस, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करके हीट रिलीज करने के लिए जो प्रोसेस होती है कंबशन प्रोसेस, वो रिक्वायर्ड होती है। ओके, नाउ वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। कंबशन प्रोसेस के लिए जो एयर होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, राइट। इट इज़ वेरी नेसेसरी। द कैंडल बर्न्स फ्रीली। फर्स्ट केस में आपको लिया है व्हेन एयर कैन एंटर इनटू द चिमनी फ्रॉम बिलो। एज यू कैन सी इन द फिगर दैट एज यू कैन सी इन द फर्स्ट डायग्राम कि अगर हमने इसको ऊपर से कवर कर भी दिया तो एयर यहाँ अंदर से पास हो रही है, राइट। और जब यहाँ एयर अंदर से पास हो रही है तो ये कैंडल जलेगी। लेकिन अगर हमने इसको नीचे से बॉटम पे रख दिया, मतलब इसके बॉटम को भी हमने कवर कर दिया और टॉप को भी कवर कर दिया, तो ये जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, राइट। इसका मतलब सिंपल सी चीज़ यही है कि कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना मस्ट है, मतलब नेसेसरी है, राइट। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन प्रोसेस भी नहीं होगी। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि जब हमने ऑक्सीजन का पाथ रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को जाने से हमने रोक दिया, तो जो फ्लेम है वो बुझ गई, राइट। एंड इन द लास्ट पार्ट वी कैन सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। और लास्ट में फ्लेम ऑब्वियसली बुझ जाएगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। और अभी हमने पढ़ा कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण होती है, राइट। न्यूक्लियर रिएक्शंस आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली आपको पता है कि एटम्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स रहते हैं, राइट।
तो उन न्यूक्लियस के बीच में जब रिएक्शंस होती हैं तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, ओके, दैट आर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, वो सब आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. सो here you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? आपको पता है कि अगर किसी पर्सन की बॉडी पर आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हैं, राइट. यू माइट हैव सीन इन द फिल्म्स, है ना, अपने फिल्म्स में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि अगर किसी पर्सन की बॉडी फायर कैच कर लेती है, उसकी बॉडी में आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करने की कोशिश करते हैं. तो व्हाई डू वी डू सो? We will see this. Now recall some of your experiments. Does the matchstick burn by it? How does it burn? You must have had an experiment of burning a piece of paper. Does it burn when the burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood bringing a lighted matchstick near? Why do you have to use paper kerosene oil to start fire in wood or cotton? Coal. Have you heard of forest fires? During extreme heat or summer, at some places, dry grass catches fire from the grass. It is spread to trees, and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires, right? इसका मतलब क्या कि जब ऑब्वियस ही बात है कि जो फायर होती है उसको जल कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो जो फायर है वो कुछ टाइम के बाद बुझ जाएगी, राइट. इसलिए हम उस पर्सन की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं, मतलब उसकी बॉडी के कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आ पाए, और जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो जो फायर है वो थोड़े टाइम बाद ऑब्वियसली बुझ जाएगी. और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट फायर्स के बारे में भी बताया गया है. फॉरेस्ट फायर्स आपने सुना होगा, जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, राइट, समर सीजन्स में. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? जब फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगलों में आग लगने के पीछे जो रीज़न होता है, द रीज़न इज़ दैट कि ऑब्वियसली समर सीजन्स में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट. और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और फॉरेस्ट में जो ड्राई ग्रास होती है, ड्राई ग्रास हो गई, ड्राई लीव्स हो गई, ड्राई लीव्स इजीली जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करके हीट प्रोड्यूस करती हैं, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो ड्राई ग्रास बर्न होने लग जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बर्निंग प्रोसेस के लिए हमको हीट और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. और हीट और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है, तो जो बर्न है वो जो लीव्स हैं, ड्राई ग्रास है, वो इजीली बर्न हो जाएगी, और एक लीव से दूसरी लीव तक, दूसरी लीव से तीसरी लीव तक, इस तरह से प्लांट्स, और इस तरह से जो आग है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है. एंड दिस इज़ द रीज़न जिसके कारण ये जो फॉरेस्ट फायर है वो होते हैं, राइट. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Now students, here there is a term that is ignition temperature. तो ignition temperature का मतलब क्या होता है? उस lowest temperature पे, जिस lowest temperature पे कोई substance fire को catch कर लेता है, मतलब उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस में आग लग जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ओके. कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? ऐसा क्यों नहीं होता है कि
हमने अभी पढ़ा कि जो लीव्स होती हैं, ड्राई ग्रास होती हैं, वो अब इजीली फायर को कैच कर लेती हैं और आग लग जाती है फॉरेस्ट में। लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे घरों में जो माचिस की तीलियां हैं वो अपने आप क्यों आग नहीं पकड़ती हैं, उनमें अपने आप क्यों फायर नहीं लगता है? सो द रीज़न इज़, वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? क्यों हमको उसको रब करना पड़ता है on the side of the matchbox? So the reason is that कि मैच स्टिक में हम ऊपर जो ब्लैक पार्ट होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रूम टेम्परेचर। और जब हम उसको रब करते हैं मैच बॉक्स के साथ तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन के कारण उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो आपको पता है कि हीट भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है, जिसके कारण वो मैच स्टिक बर्न हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। और जो ड्राई लीव्स होती हैं, ड्राई ग्रास होती हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, मतलब वो कम टेम्परेचर पे भी ऑटोमेटिकली जलने लग जाती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि एक मैच स्टिक अपने आप रूम टेम्परेचर पे नहीं जलेगी, लेकिन जो ड्राई लीव्स हैं, ड्राई ग्रास है, वो ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे कह लें या नेचुरल हीट के कारण कह लें, वो ऑटोमेटिकली जलने लग जाती है। ओके, नाउ इन दिस पैराग्राफ द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ गिवन टू यू। मतलब जो माचिस की तीली होती है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी वो हमको यहाँ बताया गया है, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके स्टूडेंट्स, द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मैच स्टिक की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, मतलब माचिस की जो डिस्कवरी है वो बहुत सालों पहले हो चुकी है। मोर देन 5000 ईयर्स अगो अ स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट आपने नाम सुना होगा, राइट, जहाँ पे पिरामिड्स हैं। तो इजिप्ट में बेसिकली पहले क्या किया गया था, पाइन वुड एक तरह की लकड़ी होती है, उसको वो लोग सल्फ़र आपने नाम सुना होगा, सल्फ़र एक तरह का एलिमेंट है, सल्फ़र में डिप करके मैच स्टिक की तरह यूज़ किया करते थे। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। और ये जो माचिस की तीलियाँ हम अभी यूज़ कर रहे हैं, इनको डेवलप हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हार्डली 200 ईयर्स ही हुए हैं, राइट। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, trisulfide, potassium chlorate, and white phosphorus with some glue and starch are applied on the head of the match, made of suitable wood. ओके, पहले उन लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने क्या यूज़ किया था, पाइन वुड, जिसको कि वो सल्फर में डिप करते थे। और अब जो हम मैच स्टिक्स यूज़ करते हैं, उन मैच स्टिक्स में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, इन तीनों का ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ एक माचिस की तीली के ऊपर उनको लगाया जाता है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू हीट। और जब ये माचिस की तीली को हम रब करते हैं और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है वो इजीली क्या हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है, मतलब ये जलने लग जाता है, राइट। और जिसके कारण आपकी जो माचिस की तीली है वो जल जाती है। दिस स्टार्टेड कंबशन ऑफ द मैच। ऑब्वियसली फ्रिक्शन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कंबशन होने लग जाएगा, राइट। हाउएवर, white phosphorus proved to be dangerous for both the workers involved in manufacturing of matches and for the users. ये जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होता है, मतलब इजीली वो फायर को कैच कर लेता है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर द वर्कर्स जो मैच बॉक्स की फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए भी, और यूज़र्स के लिए भी, राइट। These days, the head of the safety match
contains only antimony trisulfide and potassium chlorate. और अब जो मैच बॉक्स बनते हैं उसमें केवल ये दो सब्सटेंस होते हैं. कौन कौन से? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट. द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस. और जो मैच बॉक्स का जिस पे हम रब करते हैं माचिस की तीली को, उस पे क्या होता है? पाउडर्ड ग्लास लगा होता है और रेड फॉस्फोरस, थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस लगा होता है. थोड़ा सा ही क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि वो बहुत रेड फॉस्फोरस को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो लेस डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू white phosphorus, right? When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus. और जैसे ही हम मैच स्टिक को उसके बॉक्स पे रब करते हैं तो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony triopside and start the combustion. और जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही हम उसको रब करते हैं तो जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होकर वो फटाफट इग्नाइट हो जाता है. इग्नाइट होना मतलब क्या? हीट को कैच कर लेना. और हीट कैच करेगा तो क्या होगा? जो माचिस की तीली है वो जलने लग जाती है. इसका मतलब जैसे ही रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हुआ तो वो इग्नाइट हो गया और इग्नाइट होकर उसने क्या किया? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट को बर्न करने लग गया और इस तरीके से जो माचिस की तीली है वो जल जाती है. राइट? सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द combustion, right? Then in our next class we will study about the next topics. Okay, that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.